जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने विजय श्री एनसीईआरटी बैच में सर एनसीईआरटी थ्योरी के पहले क्लास की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबों को कल के सेशन में बताया था कि आज से हम लोग अपना जो क्लास है उसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो सर क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे मित्र, बिल्कुल जो हम लोग का पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, वहां से हम लोग अपने इस विजय श्री एनसीईआरटी बैच का श्री गणेश करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी बोर्ड पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगा? ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसको आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से सर ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही साथ सभी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट का कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोगों का चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि मैटर इन आवर सराउंडिंग आपका किस सब्जेक्ट का पोर्शन है। ध्यान में रखिएगा, केमिस्ट्री का पोर्शन है। कहाँ का है सर पोर्शन? आप सभी याद रखिएगा, केमिस्ट्री यानी कि रसायन का है। मेरे मित्र, आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि मैटर इन आवर सराउंडिंग का हिंदी क्या होता है? तो मेरे मित्र, इसका हिंदी होता है हमारे चारों ओर के पदार्थ। हमारे चारों ओर के पदार्थ। अब मेरे मित्र, जिस तरह से इस चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के पदार्थ, ठीक उसी तरीके से आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा और एनसीईआरटी ने उसी तरीके से चैप्टर का जो कंटेंट है उसको भी पिरोया है अपने बुक में। आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग का टॉपिक ही है हमारे चारों ओर के पदार्थ, तो जाहिर सी बात है कि हमारे आसपास में जो पदार्थ है हम उसी की चर्चा कर रहे होंगे। मेरे मित्र, एक बार आप अपने आसपास में नजर दौड़ा लो तो आप सभी क्या देखोगे कि गुरुजी हमारे आसपास में बहुत सारी वस्तुएं हैं, हम नाम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, इतना तो बता सकते हैं ना कि आपके आसपास में जो वस्तुएं हैं वो किस अवस्था में है। आप कहेंगे अवस्था से क्या मतलब है? मेरे मित्र, जो वस्तु है वो कठोर है या फिर जो वस्तु है वो पानी के रूप में है या फिर जो वस्तु है वो हवा के रूप में, किस रूप में? तो आप कहेंगे सर इस तरह के तो ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। हम जो पानी यूज करते हैं तरल रूप में है, हमारे घरों में जो तेल का उपयोग किया जाता है तरल है। अब हमारे द्वारा किसी भी चीज का उपयोग किया जाता है, जैसे हमारे हाथ में जो पेन है, ये क्या है सर? एक सॉलिड सब्सटेंस है, यानी कि ठोस है। और अगर हम लोग बात करें हवा की, तो हम लोग सांस ले रहे होते हैं, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी गैस ही हमारे अंदर जा सकता है, सूंघने के बाद गैस ही हमारे अंदर जा सकता है, तो एयर जा रहा है। तो कुल मिला के इस चैप्टर का जो पर्पस है वो आपके चारों ओर जो पदार्थ हैं उसकी अवस्था क्या है और उसके कुछ अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसी पे आधारित आपका ये चैप्टर है। मेरे मित्र, एनसीईआरटी इसको कहां से स्टार्ट करती है? एनसीईआरटी बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करती है। एनसीईआरटी क्या कहती है कि आप अपने चारों ओर जो कुछ भी देख पाते हो वो जिस सामग्री से बना हुआ है वो क्या कहलाता है? सर पदार्थ कहलाता है। मतलब एनसीईआरटी को जब आप यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पहला ही लाइन में कहा जा रहा है कि अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तु नजर आती है जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। आप डेली लाइफ में भी इस चीज को फील करते होंगे। क्या आपके आसपास में ऐसी कोई वस्तु है जिसका आकार, आकृति एक जैसा हो? आप कहेंगे सर कुछ ना कुछ भिन्नता तो प्रत्येक वस्तु में। तो मेरे मित्र, वही एनसीईआरटी कह रहा है कि इस विश्व में यानी कि इस वर्ल्ड में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उससे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? सर पदार्थ का नाम दिया है। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी इस लाइन का मतलब क्या हुआ? तो मेरे मित्र, गर्मी का सीजन है, आप सभी जो मिट्टी का मटका होता है उसमें पीने के लिए पानी जरूर रखते होंगे, इसलिए कि सर पानी ठंडा रहता है और बार बार हमें भरना नहीं पड़ता है। मेरे मित्र, ये जो मिट्टी का घड़ा या मटका होता है वो किससे बना हुआ है? आप कहेंगे कोई ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो मिट्टी से बना हुआ है। तो हो गई ना मेरे मित्र, मिट्टी जो है वो हम लोग के लिए पदार्थ है। ये साइंस के भाषा में क्या है? पदार्थ है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ये कह रहा है कि इस विश्व में सर जो वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, चाहे कोई भी वस्तु हो, वो जिस सामग्री से बनी होगी वो सामग्री हमारे लिए क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। अब जैसे आपने एग्जाम्पल लिया मिट्टी के घड़ा का या मटका का, तो आपने झट से कह दिया गुरुजी ये मिट्टी से बना हुआ है। अब मेरे मित्र, अगर हम एग्जाम्पल आपके सबसे बड़े हथियार के लिए, किसकी सर? पेन की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पेन में भी बहुत सारे कंपोनेंटल फैक्टर है, लेकिन मेन अगर
फैक्टर की बात करें तो क्या है, आप कहेंगे सर पेन प्लास्टिक से बनता है, तो प्लास्टिक क्या है, पेन के लिए सर पदार्थ है। मेरे मित्र, आप जो भोजन करते हो तो भोजन में आपका क्या रहता है, आप कहोगे सर चावल दाल सब्जी रोटी चोखा जो कुछ भी है, तो ये जो चावल दाल सब्जी क्या है, आप कहेंगे सर एक प्रकार की वस्तु है, ये किससे बना है, तो आप सभी कहेंगे सर जो इसके कंपोनेंटल फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएंगे, सर पदार्थ कहलाएंगे। यानी कि सभी वस्तुएं जो हम अपने आसपास में देखते हैं वे सब के सब किससे बने हुए हैं, सर पदार्थ से बने हुए हैं। और यही चीज कहा जा रहा है कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, सर पदार्थ। जो भोजन हम लोग खाते हैं, पत्थर बादल तारे पौधे पशु, ये सब क्या है, सर सब के सब पदार्थ है। और मेरे मित्र, वैज्ञानिक ने सिर्फ इतना ही नहीं बोला, वैज्ञानिक ने जब यह बताया कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है वो पदार्थ कहलाएंगे, तो मेरे मित्र इस पदार्थ का क्या होता है, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि इस पदार्थ का अपना द्रव्यमान भी होता है और साथ ही साथ कुछ आयतन भी ये घेरती है सर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, ये स्पेस भी ऑक्यूपाइज करता है। तो कुल मिला के अगर हम सीधे सीधे चिल्ला यहां पे पदार्थ की बात करें, किसकी बात करें, पदार्थ की, मैटर की, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी याद रखिएगा, आप सभी याद रखिएगा कि प्रत्येक वस्तु, मैं यहां पे सर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे उसको भी लिखते चला जाऊंगा और जो इसकी पूरी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से, जिस मटेरियल, सामग्री का मतलब क्या हुआ, मटेरियल, तो मेरे मित्र प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब मेरे मित्र, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जो कोई भी हमारा पदार्थ होगा, चाहे हम मिट्टी की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, कोई भी चीज मेरे मित्र, दुनिया में तमाम चीजों को आप उठा करके देख लो, XYZ, वो जिस चीज से बनी हुई है वो उसके लिए सब पदार्थ होगा। अब पदार्थ हमारा कोई भी होगा, उसमें क्या होगा सर, द्रव्यमान होगा और साथ ही साथ कहीं पे रखेंगे तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो सर इट इज द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी मैटर दैट्स दे कंटेन द मासेस, उसके पास क्या होगा सर, द्रव्यमान होगा, एंड दे ऑल्सो ऑक्यूपाइड स्पेस, और वो क्या करेगा सर, जगह भी छेकेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर मैटर हैव अ वॉल्यूम, मैटर के पास क्या होगा, आप कहेंगे वॉल्यूम भी होगा। तो मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हम ये कह सकते हैं कि सर जो वस्तुएं होंगी उसका द्रव्यमान होता है और ये कुछ ना कुछ क्या करती है सर, स्थान घेरती है। और हम लोग आम भाषा में सर वस्तु को ही पदार्थ बोल लेते हैं और क्या कहते हैं कि सर कोई भी पदार्थ होगा तो उसमें द्रव्यमान होगा, साथ ही साथ वो क्या करेगी सर, तो सर जगह छेकेगी, तो जाहिर सी बात है कि आयतन होगा। तो मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखिएगा, आप सभी ये ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं पदार्थ की, तो आप सभी कहेंगे कि सर पदार्थ में क्या होगा, द्रव्यमान होगा। क्या होगा सर, द्रव्यमान होगा, ये एक बेसिक प्रॉपर्टीज है। बोले तो मास होगा और साथ ही साथ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर रखने पर जगह छेकेगा, रखने पर जगह छेकेगा, कितना जगह छेकेगा सर, अपने आयतन के बराबर। तो जाहिर सी बात है कि जो जगह छेकने की बात की जा रही है वो एक्चुअली क्या है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आयतन है। और साथ ही मेरे मित्र, खिसकाने पर क्या करेगा, आप सभी ध्यान में रखना, खिसकाने पर प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। खिसकाने पर क्या करेगा, आप सभी ध्यान में रखना, प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो अब आप ये भी कह सकते हैं कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो और सर कहीं पे रखा जाए तो सर जगह छेके या सर आयतन हो और साथ ही साथ खिसकाने पर प्रतिरोध उत्पन्न करे, क्या कहलाएगा सर, पदार्थ कहलाएगा। यह सर प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। आम बोलचाल के भाषा में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पदार्थ, वस्तु यानी कि मैटर और सब्सटेंस को एक ही रूप में देखते हैं, लेकिन अगर केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस दोनों में क्या होती है सर, थोड़ी सी भिन्नता होती है, जो कहीं ना कहीं क्या होता है, तो सर इस परिभाषा के अकॉर्डिंग हमको दिख रहा है। तो आप कहेंगे चलो सर ये पदार्थ क्या होता है, ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन सर हमारे आसपास में जो ये पदार्थ हैं ये किस चीज से मिलके बने होते हैं, दैट्स आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है।
मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो दुविधा अभी हमारे पास है कि सर हमारे आसपास की जो ये वस्तुएं हैं या जो पदार्थ है जिसके बारे में आप कह रहे हो कि सर द्रव्यमान होगा, उसके पास आयतन भी होगा और खिसकाने पर प्रतिरोध भी उत्पन्न करेगा, तो ये सब किससे मिलकर बना है? मेरे मित्र जब केमिस्ट्री डेवलप नहीं था, साइंस डेवलप नहीं था, तो वैज्ञानिक जो हैं वो उस समय चीजों को बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं कर पा रहे थे और प्राचीन समय में ज्यादा से ज्यादा हम लोग बात किसका मान रहे थे? ऋषि मुनि का मान रहे थे। तो प्राचीन समय के जो ऋषि मुनि थे उन सबों को यह मानना था कि जितने भी पदार्थ इस विश्व में हैं, इवन सर जो जंतु हैं या फिर जो पादप हैं, वे सब के सब किससे बने हुए? 5 तत्व से मिलकर बने हुए हैं। यानी कि प्राचीन ऋषि मुनि या आप कह सकते हो कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार प्रत्येक पदार्थ कितने तत्व से मिलकर बने हुए? 5 तत्व से मिलकर बने हुए हैं, जिसको हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। मतलब क्या हुआ कि सर जो हम लोग का शरीर है वो सर आकाश से बना हुआ है, पृथ्वी से बना हुआ है, अग्नि से बना हुआ है, वायु से बना हुआ है और जल से बना हुआ है। और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें आपकी एनसीईआरटी बुक नहीं कह रही है, ये बातें सर प्राचीन समय की जो सर आप कह सकते हो ऋषि मुनियों के स्टेटमेंट थे वो कह रही है। और मेरे मित्र इस चीज को एनसीईआरटी ने भी यहां पे कहा है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। और भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को क्या कहा? सर 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पंचतत्व कहते हैं। और ये पंचतत्व क्या है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भारतीय दार्शनिक इस पंच तत्वों की बात कर रहे थे सर, उस वक्त सर यूनानी दार्शनिक का भी क्या था? सर यही मानना था। तो मेरे मित्र आप ये कह सकते हो यहां पे, या आप स्पेशल हिंट देकर के इस चीज को लिख लेना, स्पेशल हिंट देकर के आप इस चीज को लिख लेना क्या कि प्राचीन भारतीय एवं, या सिंपल लिख सकते हो कि प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार। क्योंकि मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि उस समय निर्जीव कह रहे हैं, उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। तो जिस समय भारतीय दार्शनिक कह रहे थे कि पदार्थ पंच तत्व से मिलकर बने हुए हैं, तो सर यूनानी दार्शनिकों का भी सर कुछ इसी तरीके का मत था। तो आप ये कह सकते हैं सर प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार, प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ पंच तत्व से मिलके बने। पदार्थ किससे मिलके बने हुए हैं? आप सभी याद रखना, पंच तत्व से मिलके बने हैं। और चिला जी आप क्या कहेंगे कि ये जो पंच तत्व है वो क्या है? आप कहिएगा सर वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। क्या है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो ना हो मेरे मित्र, तो आप सभी यहां पे लिख लेंगे, जो हम लोग पंच तत्व की बात कर रहे हैं वो पंच तत्व क्या है? आप याद रखिएगा, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि एवं आकाश। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में चला, इसी को आप एयर कह सकते हो, वाटर कह सकते हो, अर्थ कह सकते हो, चलेगा। अग्नि फायर कह सकते हो, और साथ ही साथ सर स्काई, तो आप इसको इंग्लिश में भी कह सकते हो। और आप ये कह सकते हो कि भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ जो है उस समय क्या थे? तो सर पंचतत्व से मिलकर बने थे। लेकिन मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आज के समय के साइंटिस्टों की। किसकी सर? ये तो थी पुराने जमाने के साइंटिस्ट, या आप कह सकते हो सर पुराने जमाने के साइंटिस्ट ये सब थोड़ी थे, ये तो ऋषि मुनि दार्शनिक थे। मेरे मित्र नाउअडेज आज के समय में आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को क्या किया है? सर भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। यानी कि जितने भी पदार्थ हैं सर आधुनिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिकों ने उसको सर उसके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत करा है। यानी कि जो पदार्थ हैं उसको क्लासिफाइड कितने ग्रुप में किया गया है सर आधुनिक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से?
आप सभी याद रखेंगे सर दो, कौन कौन सा? तो सर एक भौतिक गुण के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या है? तो मेरे मित्र अगर हम लोग पदार्थ के भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं तो मेरे मित्र यहीं पे हम लोग किसकी चर्चा करते हैं? सॉलिड की चर्चा करते हैं, लिक्विड की चर्चा करते हैं, गैस की चर्चा करते हैं, और फिर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हम लोग पदार्थ के रासायनिक गुण के आधार पर सर पदार्थों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो फिर हम लोग किसकी चर्चा कर रहे होते हैं? सर तत्व की चर्चा कर रहे होते हैं, यौगिक की चर्चा कर रहे होते हैं, साथ में किसकी कर रहे होते हैं? आप कहेंगे मिश्रण की और विलयन की। तो आपके लिए ये पॉइंट भी बहुत ही जरूरी है। अगर आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को सर कितने प्रकार से वर्गीकृत किया है, तो आप सभी कहेंगे आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत करा है। तो मेरे मित्र यहां पे इस चीज को आप सभी लिख लो कि आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक एवं रासायनिक गुण के आधार पर, भौतिक एवं रासायनिक गुण के आधार पर दो प्रकार में वर्गीकृत किया है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम पदार्थ को उसके भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर देख रहे होते हैं तो भौतिक गुण के आधार पर हम लोग पदार्थ के प्रकार की बात करेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे सर सॉलिड लिक्विड गैस, या फिर हम लोग प्लाज्मा की बात कर सकते हैं, बीईसी की बात कर सकते हैं। और रासायनिक गुण के आधार पर बात करेंगे तो आप सभी याद रखना सर एलिमेंट्स हो सकता है, और क्या हो सकता है? कंपाउंड हो सकता है, और क्या हो सकता है? आप कहेंगे गुरुजी मिक्सचर हो सकता है, यानी कि मिश्रण हो सकता है, और सॉल्यूशन भी आप कह सकते हो। आगे मेरे मित्र क्या कह रहा है? आगे आप सभी ध्यान देना, यहां पे आगे आप सभी ध्यान देना कि इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे और पदार्थ के रासायनिक पहलू के आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में जो आपका चैप्टर है हमारे चारों ओर के पदार्थ, इसमें हम लोग बेसिकली किसकी चर्चा कर रहे होंगे? सर पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर जो पदार्थ के बारे में ज्ञान है उसको हम लोग देख रहे होंगे। और मेरे मित्र पदार्थ के भौतिक गुण के आधार पर हम लोग पदार्थ को सॉलिड, लिक्विड और सर गैस के रूप में वर्गीकृत कर रहे हैं, जो कि क्या है? सर पदार्थ की अवस्था है। दैट्स आर नोन एज द स्टेट्स ऑफ द मैटर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर पदार्थ की अवस्था बोलते हैं। मेरे मित्र पदार्थ की अवस्था को चर्चा करने से पहले हमें यह भी समझना होगा कि जो पदार्थ होता है उसका भौतिक स्वरूप क्या होता है, बोले तो उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। जैसे अगर हम आपको यहां पे एक एग्जांपल दिखाना चाहें मेरे मित्र इस रिमोट का, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो रिमोट है वो तो रिमोट है। चला ये नहीं कहना है केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से, ये जो रिमोट है आप सभी क्या देख रहे हैं कि सर अगर इसको तोड़ा जाए, टुकड़ा टुकड़ा में किया जाए, तो हमें क्या मिलेगा? सर इस रिमोट का छोटा सा टुकड़ा मिलेगा, और सबको जोड़ देंगे और एक सांचा में रखेंगे तो हम फिर से इस तरह का रिमोट तैयार कर सकते हैं। whenever we discuss about the physical nature of the matter, जब कभी भी हम बात करते हैं किसकी? सर किसी भी पदार्थ के सर उसके भौतिक प्रकृति की या भौतिक स्वरूप की, तो सबसे पहला चीज हमें यह समझना होता है कि सर प्राचीन समय में लोगों का मानना था कि सर जो पदार्थ हैं या जो चीजें हैं वो आपका 5 चीज से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग पंचतत्व कहते हैं। आज के समय में वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि अगर हम लोग किसी भी पदार्थ के फिजिकल प्रॉपर्टीज के रूप में उस पदार्थ का अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि पदार्थ पंचतत्व से मिलकर बने हैं, हम कहेंगे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। मतलब इस रिमोट को हम तोड़ के मतलब छोटा छोटा टुकड़ा कर दें और फिर उस सभी टुकड़ा को हम लोग क्या करें, जो प्रोसेस है रिमोट बनाने का उसमें सर लगा दें, तो आप कहेंगे सर फिर से हमें नया रिमोट मिल जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। जितने भी पदार्थ हैं वे सब के सब किससे मिलके बने हुए हैं? छोटे छोटे कण से मिलके बने हुए हैं। किससे मिले हुए हैं? सर छोटे छोटे कण से मिलके बने हुए हैं। और मेरे मित्र यहां पे ये चीज कहा भी जा रहा है कि पदार्थ किससे मिलके बना होता है? आप कहेंगे कणों से मिलकर बना होता है। मेरे मित्र अब कणों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में भी उस समय के साइंटिस्टों में एक बड़ा परसेप्शन था। क्या परसेप्शन था? तो ध्यान दीजिए कि बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी।
यहाँ पे एनसीईआरटी कह रहा है कि लंबे समय तक पदार्थ के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। मतलब पहला विचारधारा जो था उनका यह मानना था, यह परसेप्शन था कि जो कोई भी पदार्थ होता है वो लकड़ी के टुकड़े के जैसा होता है। लकड़ी का टुकड़ा कैसा होता है? आप सभी अपने आसपास में नजर दौड़ा लो, आपको लकड़ी का टुकड़ा मिल जाएगा। अब जो दूसरी विचारधारा थी वह क्या थी? तो सर अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हुए हैं। जिस तरह बालू का ढेर में आपको बहुत सारे बालू के कण मिलते हैं, तो दूसरी विचारधारा यह थी कि जो पदार्थ हैं वो कणों से बने हुए हैं। आप कह सकते हो कि रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। मेरे मित्र, इस चीज की पुष्टि करने के लिए यहां पे कह रहा है कि आइए ना हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। कोनो एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा है चेला। जो मैंने आपको बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, वो इसी चीज को एक्टिविटी के रूप में कह रहा है कि एक 100 ml का बीकर लीजिए और इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दीजिए। मतलब क्या चला कि हे गिलास ले लो, सीधा आम भाषा में समझो, कांच वाला गिलास होगा घर में, आप कहेंगे बिल्कुल है सर। अब इतना पानी भर दो चला, इसमें हम पानी भर दिए। अब कह रहा है कि दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दो। इसमें क्या करना है चला? एक चम्मच आप नमक या चीनी सर इसमें डाल करके इसको पूरे अच्छे तरीके से मिला दो। क्या कर दो सर? पूरे अच्छे तरीके से मिला दो। क्या कह रहा है कि जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दे। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहां गायब हो गए? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी, जब आप ये कह रहे हो कि पदार्थ जो हैं वो कण से मिलके बने होते हैं या छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं, तो यहां पे जैसे ही हमने पानी में नमक को डाला, नमक क्या हुआ सर? पानी में घुल गया। मेरे मित्र, ये जो नमक पानी में घुला है एक्चुअली कहां गया? तो जो पदार्थ के कण होते हैं उसके बीच में गैप होता है, जगह होता है, और मेरे मित्र उसी गैप में जाकर के जो आपका नमक का कण है वो क्या हुआ सर? आसानी से डिसॉल्व हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है कि इस प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं और उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। मेरे मित्र, यहाँ पे चित्र भी आपको दिया गया है, आप सभी देख पा रहे होंगे। ये सर चित्र दिया गया है और इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो जब सर नमक के कण जल के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं तो हमें तो यह मानना पड़ेगा कि पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र, आप सभी यहां पे पहला लाइन तो लिख ही लो चिल्ला, पहला लाइन तो आप सभी लिख ही लो यहां पे कि जब भी बात करा जाएगा कि पदार्थ का गुण क्या होता है, तो आप सभी याद रखना, अगर हम पदार्थ के भौतिक गुण की बात करते हैं या सिंपल पदार्थ के गुण की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करते हैं, तो पहला पॉइंट आप सभी कहेंगे पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं। पदार्थ किससे बने हैं? आप कहेंगे सर छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं, छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं। और साथ ही मेरे मित्र, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी आपने समझाया कि पानी में नमक डालने पर जो पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है उसमें नमक घुल जाता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखना कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है सर? रिक्त स्थान होता है। और चिल्ला, बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, याद रखना कि पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान क्या कहलाता है? ध्यान में रखिएगा, अंतर आणविक स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर आणविक स्थान कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं चला इसको? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो अगर आपसे कोई ये सवाल कर दे कि ये बताओ अंतराण्विक स्थान क्या है, तो आप कहेंगे पहला चीज तो ये ध्यान रखो कि पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं और पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो क्या कहलाता है? अंतराण्विक स्थान कहलाता है। अब आगे मेरे मित्र क्या कह रहा है कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। मेरे मित्र, इस बात का प्रमाण हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही कर सकते हैं। बहरहाल जो पदार्थ के कण छोटे होते हैं इसकी
परिकल्पना के लिए यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसमें सर पोटेशियम परमैंगनेट का सहारा लिया जा रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो कलर आपको दिख रहा है कैसा दिख रहा है सर, गुलाबी। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो विलयन होता है वो गुलाबी रंग का होता है। अब मैं इसी चीज को आपको एक सर डेली लाइफ के हैक से समझाना चाहूंगा। आप सभी के घरों में बड़े बुजुर्ग जो हैं वो सर व्हाइट वाला धोती या फिर जो सर जो गंजी होता है वो पहनते हैं, और उसमें वो बड़े शौक से उजाला नील डालते हैं। आपने कभी उजाला नील अपने गंजी में डाला है? क्या करते हो सर कि आप बाल्टी में पानी लेते हो, उसमें 3 से 4 बूंद उजाला नील का डालते हो, फिर उसको ऐसे ऐसे घोलते हो, पूरा पानी नीला हो जाता है। क्यों? तो आप कहते हो सर हमने इसमें नील डाल दिया। मेरे मित्र जो 1 से 2 बूंद आप उसमें नील डाल रहे हो, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो 1 से 2 बूंद आपके आधा बाल्टी पानी को नीला कर रहा है। तो उस 1 से 2 बूंद नील में नील के कितने कण होंगे, और वो नील के कण कितने छोटे होंगे? मेरे मित्र इसी की यहां पे कंसेप्ट दिया गया है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये चीज यहां पे पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन के सहारे समझाया जा रहा है। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे कि पदार्थ के कण का अपना कुछ अभिलाक्षणिक भी होता है। पहला चीज तो इसके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे मेरे मित्र अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा कोई पदार्थ है और ये छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, तो इसके बीच में रिक्त स्थान होगा। और मेरे मित्र ये जो रिक्त स्थान है ये क्या कहलाएंगे? अंतराण्विक स्थान कहलाएंगे। और दूसरा जो गुण आप सभी याद रखेंगे वो क्या, कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या ध्यान में रखेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते। इस चीज को भी लिख लीजिए मेरे मित्र। पदार्थ के कण, ये पदार्थ के कण का गुण है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि पदार्थ के कण अपने सतह में सर तैरते रहते हैं, या आप कह सकते हो गति में रहते हैं। मेरे मित्र आगे क्या कह रहा है, आगे ध्यान दीजिएगा। यहां पे कहा जा रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और इसी चीज को बताने के लिए मेरे मित्र यहां पे कहा जा रहा है कि अपनी कक्षा के 1 मिनट चला, थोड़ा सा ये इधर आ गया, ये थोड़ा और इधर आ जाना चाहिए था। अब 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। अब यहां पे ये समझाया जा रहा है मेरे मित्र कि जो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इस चीज को आप कैसे समझ सकते हैं? तो अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें, और इसकी सुगंध लेने के लिए आप इसको कितने समीप जाना पड़ता है? आप अगरबत्ती जला दे, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? मेरे मित्र एक जाहिर सी बात है और सिंपल सा मैटर है। आपके घरों में पूजा पाठ होता है, अगरबत्ती जल रही होती है, और अगरबत्ती का स्मेल आपके नाक तक पहुंच पाता है, किस वजह से? तो आप सभी कहते हैं कि सर जो अगरबत्ती जलने से धुआं उत्पन्न होता है वो भी तो हमारा एक पदार्थ होगा, और जाहिर सी बात है कि वो भी कण से मिलकर बना होगा। और हम ये कह रहे हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जो गैस का कण होगा वो सर गति में होगा, जिस वजह से सर जो कण है वो जहां पे पूजा हो रही है वहां से उठ करके हमारे नाक तक आती है, और हमें पता चल पाता है कि सर पूजा हो रही है, अगरबत्ती का स्मेल आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि सर पदार्थ के कण जो हैं वो क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। अगला मेरे मित्र क्या है, तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। आगे कहा जा रहा है कि यहां पे 3 क्रियाकलाप हुए हैं, जिसमें आपने देखा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो सवाल यहां पे आपके मन में आ रहा होगा, और आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि सर किसी भी वस्तु के गति के चलते तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, तो क्या पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होगी? बिल्कुल होगी चला। पदार्थ के कणों में क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ने से क्या हो जाती है? सर तेज हो जाती है। और यही कारण है कि सर आसपास में अगर मीट मछली बन रहा होता है तो उसका स्मेल हमको सर दूर से ही आ जाता है, और हमको पता चल जाता है कि फलाने के घर में क्या बना है? सर मीट मछली बना है। तो आप सभी यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है जो तापमान बढ़ाने से और बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने से और क्या होती है? बढ़ जाती है। अब ये कहानी भी सुनो चला।
कि मान लो कि ये आपका एक पदार्थ है और इसके ये छोटे छोटे कण हैं। चला, ये क्या है? इसके छोटे छोटे कण हैं। तो मेरे मित्र ये पहले से ही अपने सतह में ये क्या कर रहा है सर? गति कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं सर? इसको गर्म कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? मान लो कि सर ये हमारा मोमबत्ती है और इसके सहारे हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो आप क्या पाएंगे कि सर इसके जो कणों की गतिज ऊर्जा है, कैनेटिक एनर्जी है, वो क्या हो गई है? आप सभी कहेंगे सर के बढ़ गई है। कब? तो सर गर्मी देने पर, यानी कि तापमान देने पर। क्यों बढ़ गई है? इसीलिए क्योंकि सर ये जो उष्मा ऊर्जा है वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे ही उष्मा सर इसके कणों को मिलती है सर, इसमें ऊर्जा जो लेवल है उसका वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो मेरे मित्र वही चीज कहा जा रहा है कि तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब मेरे मित्र यहां पे कहा जा रहा है कि उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है और दो विभिन्न पदार्थ कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जैसे मेरे मित्र कोई भी आपका दो भिन्न भिन्न पदार्थ है, जैसे कि हम चीनी और पानी की बात कर ले, चीनी और नमक की बात कर ले, तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो मेरे मित्र जब पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज नॉन एज डिफ्यूजन, यानी कि पदार्थ के कणों का आपस में मिल जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है सर? विसरण कहलाता है। कह रहा है कि आपने क्या करा होगा सर? तो सर इस तरह का खेल खेला होगा। ये देखिए यहां पे इसमें इस चीज को समझाया जा रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते। कह रहा है कि इस खेल को एक मैदान में खेलें, आगे बताएं कि ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए। पहला समूह इदमी मिस्मी नर्तकों की है जो एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले, और तीसरा समूह केवल उंगली से सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपयुक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करे। मेरे मित्र सिंपली कहा जा रहा है कि एक एक्टिविटी है जिसको आप प्लेग्राउंड में कर सकते हैं, और इस एक्टिविटी से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता चलेगा कि गुरुजी इस तरह से अगर मानव श्रृंखला बनाया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ को इस तरीके से पकड़ा हुआ रहेगा, तो हम सभी क्या कहेंगे कि सर वो आसानी से टूटने वाला नहीं होगा। और मेरे मित्र जस्ट लाइक इसी तरीके से, चूंकि पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और सर किसी पदार्थ में असंख्य कण माने जा सकते हैं, तो सभी कण आपस में क्या होते हैं सर? आकर्षित होते हैं। और मेरे मित्र पदार्थ के कण आपस में जो आकर्षित होकर के बंधे रहते हैं वो एक बल से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। तो आपको यहां पे ये लिखना होगा, ये कितना पॉइंट होगा हमारा? चौथा, कि सर पदार्थ के कण आपस में आकर्षण बल से बंधे होते हैं। पदार्थ के कण आपस में आकर्षण बल से बंधे होते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये आकर्षण बल क्या कहलाता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये आकर्षण बल अंतर आणविक आकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर आणविक आकर्षण बल कहलाता है। अंतर आणविक आकर्षण बल कहलाता है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। तो क्या कहिएगा कि सर पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है जो अंतराण्विक स्थान कहलाता है। पदार्थ के कण अपने सतह में सर गति करते हैं, जिसके वजह से उसमें गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ाने से यह बढ़ जाता है। और साथ ही साथ पदार्थ के कण आपस में जिस आकर्षण बल से बंधे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतराण्विक आकर्षण बल, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब मेरे मित्र ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और साथ ही साथ जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इस दोनों में एक संबंध होता है। क्या संबंध है चला? मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना, अगर हम मान लो कि ये एक पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं जो आपका इस तरीके का है, और दूसरा पदार्थ हम लोग ले रहे हैं सर जो इस तरीके का है, और मेरे मित्र हम इसमें क्या कर रहे हैं कि सर इसके जो कण हैं उसको आपस में पूरी तरीके से टाइटली पैक कर दे रहे हैं। सर हम ये कह रहे हैं कि गुरुजी ये इस तरीके से बना होगा, और यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि सर इसके कण जो हैं वो कुछ इस तरीके के होंगे,
आप जरा सा हमें ये बताओ कि अगर हम अंतराण्विक स्थान आपको ढूंढने बोलेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी पदार्थ के कणों के बीच में जो ये गैप है ये क्या होगा? आप कहेंगे सर अंतराण्विक स्थान होगा। क्या होगा? अंतराण्विक स्थान होगा। अब मेरे मित्र अगर हम आपको यहां पे बोले अंतराण्विक स्थान ढूंढने तो आप कहेंगे सर ये जो गैप दिख रहा है ये हमारा अंतराण्विक स्थान है। ये हमारा क्या है? अंतराण्विक स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। मेरे मित्र क्या देख रहे हो कि सर एक नजर देखने से इसमें अंतराण्विक स्थान कम लग रहा है और इसमें हमको ज्यादा लग रहा है। तो मेरे मित्र ये बताओ कि जो आकर्षण बल की प्रवृत्ति होगी वो नजदीक में ज्यादा होगी या दूर में ज्यादा होगी? आप कहेंगे सर जब आकर्षण वाला बात आएगा तो नजदीकियां बढ़ेगी तो आकर्षण बढ़ेगा, नजदीकियां घटेगी तो आकर्षण क्या होगा? घट जाएगा। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखिएगा, यहां पे स्पेशल हिंट देकर के मैं लिख दे रहा हूं, स्पेशल हिंट देकर के यहां पे लिख रहा हूं। आप सभी को याद रखना है क्या? पहला पॉइंट कि अंतराण्विक स्थान, क्या याद रखिएगा? अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान घटेगा, अंतराण्विक स्थान क्या होगा? घटेगा। तो आप सभी कहेंगे सर आकर्षण बल बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ेगा। मेरे मित्र नजदीकियां बढ़ेगी, आकर्षण बढ़ेगा, नजदीकियां घटेगी, आकर्षण घटेगा। तो अंतराण्विक स्थान घटेगा मतलब क्या कि पदार्थ के कण आपस में सर संपर्कित होंगे, पदार्थ के कण नजदीक आएंगे। तो आप सभी याद रखेंगे आकर्षण बल बढ़ जाएगा, आकर्षण बल बढ़ जाएगा। और मेरे मित्र दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखेंगे कि अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान बढ़ेगा, अंतराण्विक स्थान बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो आप सभी याद रखना कि सर आकर्षण बल, आकर्षण बल, आकर्षण बल घट जाएगा, आकर्षण बल क्या होगा? घट जाएगा। और मेरे मित्र आप सभी से अगर यहां पे ये सवाल कर दिया जाए कि इस दोनों ही पदार्थ में से किसके कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होगा? आप कहेंगे सर इसके कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें अंतराण्विक स्थान कम है और इसमें अंतराण्विक स्थान ज्यादा है। हम क्या कहेंगे कि सर इसमें जो अंतराण्विक आकर्षण बल होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो मेरे मित्र याद रखिएगा ये आकर्षण बल और स्थान जब भी हम चर्चा करेंगे तो हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए? सर कण चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में पाए जाने वाला गैप इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कणों को बांध कर रखने वाला बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ध्यान देंगे आगे क्या कह रहा है मेरे मित्र? आगे कह रहा है, आगे यहां पे कहा जा रहा है, अच्छा आगे आपका कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे यह समझाया गया है कि ये जो आकर्षण बल होता है वो किस तरीके से है। अब मेरे मित्र हम लोग को अगले पेज में आना होगा और यहां पे अगला पेज में जाने से पहले क्या कहा जा रहा है कि उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप क्या सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है और यह बल कणों को एक साथ रखता है और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। बिल्कुल मेरे मित्र, जरूरी नहीं है कि सर प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण बल एक जैसा ही हो, प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण बल क्या होगा? सर अलग अलग होगा और सबकी कैपेसिटी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। अब मेरे मित्र आगे क्या है? पदार्थ की अवस्था, बोले तो सर स्टेट्स ऑफ द मैटर। मेरे मित्र आज की कक्षा को यहीं तक रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि यहां तक की बातों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और मेरे मित्र हमारी ये पूरी कोशिश है कि जो एनसीईआरटी साइंस है इसको आपको डे टू डे लाइफ से जोड़ करके सिखाया जाए ताकि आपको बर्डन भी ना लगे और खेल खेल में ही आप क्या करो सर अपना ब्रह्मास्त्र तैयार कर लो। साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।